है भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था। सो बीएनएसएस में कल आपको डीजीपी साहब ने जब ब्रीफ किया था तो उन्होंने कहा था। पहले हम 102 सीआरपीसी में प्रावधान रखते थे सीजर्स के, अभी उसी को 106 बीएनएसएस में प्रावधान रखा गया है सीजर का। और एक नया प्रावधान भी है बीएनएसएस में 107 जिसमें अटैचमेंट और फीचर का भी प्रावधान है। बीएनएसएस के तहत हम पुराने मामले को भी ले सकते हैं अपने काम। सर विधायक पर खरीद फरोख्त में कहाँ तक जांच पहुंची है? इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ करके फाइन का प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो सीएचओ का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है। और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं। और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बार ही होगा। इससे पहले जैसे एडीजी हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ। और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और ये लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बार जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। जैसे कि सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा के मामले हो रहे हैं। और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो सभी कांडों को और मामलों को सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। 24/7 घंटे कार्यरत है समर्पित, जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और सीएसपीसी में भी और बीपीएससी में भी, उसके ऊपर डीए का केस किया गया है। और उसी डीए की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में
संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी डीए का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर पीसी एक्ट का केस करेंगे। और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है, अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को भी जाती है। तो ये दोनों पीसी एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकें। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है, उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं। आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का, और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ, और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठक भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ पर लूप होल्स थे, कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। धन्यवाद। सर, लीक हुआ था उसमें एक शेल कंपनी का कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी, तो उसी तरह से हम लोगों ने पता लगाया था कि उसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कहाँ है, डायरेक्टर्स कैसे हैं, तो उसी से ही हम लोगों ने उस कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को जेल भी भेजा था। इसी प्रकार जैसे सर ने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक बार हम लोगों के पास डेटाबेस आ जाएगा तो उसके बाद जितने भी इनके DIN नंबर्स हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, और GST नंबर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये पता करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनके डायरेक्टर्स कौन हैं। अगर डायरेक्टर्स हैं तो क्या वो उनमें इनिशियल पेड अप कैपिटल किन लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं रहती हैं कि बहुत से जो संगठित गिरोह के माफिया हैं उनका खुद का पैसा ऐसे परीक्षा केंद्रों में लगता है। तो उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसी को लेकर एक समेकित डेटाबेस बना रहे हैं। जी जी, जैसे आप जानते हैं कि पहले काफ़ी देर तक नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो DA का केस किया था, DA के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार करने। जो संपत्ति जब्ती वाली कार्रवाई, दोनों पेश में 2 अलग अलग प्रावधान है। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे कि जैसे इस वाले में देखिए एग्जाम सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर सप्लाई जितने भी जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की सलिप्तता भी प्रकाश में आती है तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जो इससे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता, जो PMLA के प्रावधान है, क्योंकि 2005 के बाद PMLA लागू है, तो जो PMLA के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक है, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि DA का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये PMLA के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है।
तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग, इसमें अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी डीए के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की। यूएई के पास साइबर से रिलेटेड भी क्राइम से केसेस भी काफी है। पूरे वर्ष में कई मामले सामने आए हैं साइबर अरेस्ट से लेकर के। हम लोग कर रहे हैं 2 जगह से जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं, 2 जगह से पंजीकृत होते हैं। कुछ परीक्षा केंद्र एज कंपनीज पंजीकृत होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उसके कार्यालय को हम लोगों ने पत्र लिखा है। 3 कंपनियों के अभी तक हम लोगों को डिटेल्स मिले हैं, लेकिन जो अधिकांश ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसी क्रम में हमको पता चला कि उनको मात्र जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं वहीं से ही जीएसटी नंबर लेके पंजीकृत किया जाता है। तो हम लोगों ने स्टेट जीएसटी कार्यालय को और सेंट्रल जीएसटी कार्यालय को भी, क्योंकि दोनों जगह पे है, हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कितने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसको आधिकारिक रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स बोलते हैं, आपके पास रजिस्टर्ड है, उसकी सूची हम लोग मंगवा रहे हैं और संपूर्ण बिहार राज्य का एक हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे। 10 कांड में कितने लोग चिन्हित किए गए हैं, कितने लोग गिरफ्तारी हुई? आपको बताया कि 10 कांड आइडेंटिफाई किए गए, तो कितने लोग चिन्हित किया गया, कितने लोग गिरफ्तारी हुई? एक जो हम स्पष्ट करने चाहते हैं पहले, सीबीटी कंप्यूटर, अगर किसी ने शेल कंपनी बनाया है उसकी भी जांच की जाएगी। होता है कि किसी आदमी को खड़ा करके कोई सेंटर खोल लेता है, तो ये भागीदारी होंगी सेम सजा के, बिकॉज ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट होंगे। तो जितने टेस्ट सेंटर्स हैं, हमारा पहला काम है उनको वेट करना, हम करेंगे। जैसे ये मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज्यादातर आपको मालूम होगा कि बीपीएससी में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है, अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। सर इस पर अभी तक, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हित नाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर विद इन बिहार भी क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे हम साइबर फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विद इन बिहार भी कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए? देखिए, हॉट स्पॉट बहुत खबरें आती हैं सर जी, अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो ई डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होगा हॉटस्पॉट? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है, और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे
2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर है। सर उनके नाम से बता नाम सब नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान के सर, हिसाब बड़े से नाम साझा है, नहीं छोटे नाम करेंगे। इस तरह के गुप्ता नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में कौन चल रहा है। उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाने समस्तीपुर या कल्याणपुर कोई थाना वहाँ उसको जाना है। लेकिन आप ये सब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा, अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया है, इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं से अवगत हूँ, क्योंकि ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। जब मार्च 2022 में जब एसएसबी पटना था, उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्से, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता उसके बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासुर या सबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस के, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से साथ देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया था। ये पेपर लीक में नाम आया है या पर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं, उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं, और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे कार्रवाई की। सर का बिहार में एक सर एग्जाम हुआ था, जी। का वो भी वहाँ लीक हुआ था। उसमें एक राजनीतिक का विषय जो है वो स्पष्ट है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया, और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है, और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफी मजबूत इकाई है, और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है, और सीएचओ एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे, और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं
उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है, अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है। और जो हुड़दंग मुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। अगले 2 हफ्ते में साइबर, क्योंकि आज का विषय सिर्फ आर्थिक अपराध इकाई का, हम लोगों के पास आंकड़े नहीं है। अभी तक तो जो हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल्स वाला एग्जाम लीक हुआ था, तो उसका जो कैलटेक्स प्राइवेट मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, एक शेल कंपनी थी, वो आइडेंटिफाई हुई। इनफैक्ट जब हम लोगों ने उस केस का अनुसंधान किया था, तब हम लोगों को इस अपराध शैली का पता चला था कि बहुत सी कंपनीज जो पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हैं बाकी जगह पे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं परीक्षा लीक के, तो वो इसी तरह से शेल कंपनीज बना के काम कर रही हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाना तैयार किया है। और अभी हम लोग, जैसे आपको बताया कि आजकल ज़्यादातर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल में चले गए हैं, तो उसी का डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। एक बार हम लोगों के पास पता चल जाएगा कि कितने ऑनलाइन सीबीटी बिहार में पंजीकृत हैं, उसके बाद जो जीएसटी की अथॉरिटीज़ है और एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से विवरणी प्राप्त करके हम लोग पता करेंगे कि उसमें कितने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो पहले जिनकी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, और उसी के आधार पर जो उनका फाइनेंशियल ट्रेल देख के हम लोग उनको शेल कंपनीज के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। सीएचओ मामले में हाँ, आपने 2 तथ्य कहा। एक तो आपने रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें क्लीन चिट दे दी है कि कोई गड़बड़ी नहीं अभी तक हाँ, अभी तक परीक्षा लीक का संबंधित कोई गुण। और दूसरा सर आपने कहा तो आया साहब, वो तो अलग हुलिंगरिज्म बोलिएगा, वो तो जिला प्रशासन हो सकता है। नए कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे, पुराने और नए दोनों मामले। हाँ, जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि ये संगठित गिरोह है। हाँ हाँ, नहीं इस वाले एक्ट में नहीं, इस वाले सर एक सर DNSS एक्ट जो है, सर DNSS